नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू एस में। हम बात करेंगे WTO के बारे में। देखिए, WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका 13वां मंत्री स्तर सम्मेलन होने वाला है। जो 13 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होने वाला है वो है अबू धाबी में, UAE में होने वाला है। तो इसी पे बात करेंगे कि WTO क्या है, कैसे फंक्शन करता है, मिनिस्ट्री लेवल कॉन्फ्रेंस क्या होते हैं, साथ साथ में कुछ मेंबर के बारे में बात करेंगे और WTO में उठने वाले प्रमुख मुद्दों पे बात करेंगे हम। तो वीडियो इसी के लिए आज का डेडिकेट है आपका। सबसे पहले समझ लेते हैं WTO। WTO है क्या? इसका पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड अर्थात विश्व व्यापार संगठन। तो WTO तो बना 1995 में। उससे पहले एक बैकग्राउंड देखना होगा, क्या है, कैसे गठन हुआ है। बात है 1944 की। बात है 1944। ये सेकेंड वर्ल्ड वार इस समय चल रहे थे और भारत जैसे राष्ट्र जो थे ये गुलामों मतलब अंग्रेजों के गुलाम थे। और भारत के साथ साथ बहुत सारी अफ्रीकी कंट्री और एशियन कंट्री क्या थी, तो गुलाम थी। और ये पीरियड है सेकेंड वर्ल्ड वार का। इसी समय विश्व के जो 44 कंट्री थे, विश्व के 44 देश 1944 में मिले। कहाँ मिले? US के न्यू हैम्पशायर ये सिटी है। यहाँ पे एक ब्रेटन वुड्स है। ब्रेटन वुड्स देखिए, नाम आता है ब्रेटन वुड्स। कभी एग्जाम में सीधा पूछ लेता है कि ब्रेटन वुड्स क्या है। तो ब्रेटन वुड्स एक जगह का नाम है। कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट में है, US में, अमेरिका में है। तो ब्रेटन वुड्स में 44 राष्ट्रों के प्रतिनिधि मिले 1944 में। और इसी समय वर्ल्ड के 3 बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन अर्थात अंतरराष्ट्रीय संगठन का गठन हुआ। कौन से 3 जो इंटरनेशनल बॉडी है गठन हुआ और किस मामले पे चर्चा हो रही थी? ये दौर था सेकेंड वर्ल्ड वार का। तो जो क्षतिग्रस्त देश थे, बर्बाद हुए देश थे, युद्ध में तबाह हुए देश थे, इनका रिकंस्ट्रक्शन करना था, इनको पैसे चाहिए थे, प्लस इसी समय ट्रेड भी बढ़ाना था। तो 3 अहम मुद्दों पे बातचीत हुआ और 3 अलग अलग संगठन का गठन हुआ। जो 3 अहम मुद्दे थे, इसमें जो स्टार्ट हुआ मामला निपटाने के लिए हुआ था वर्ल्ड बैंक, कि ये फंड कर दे, रिकंस्ट्रक्शन करे। जो भी देश हैं ध्वस्त हो गए, युद्ध में तबाह हैं, बर्बाद हैं, उनका रिहेबिलिटेशन हो, रिकंस्ट्रक्शन हो, तो इसके लिए वर्ल्ड बैंक उनको फंड कर दे। IMF, अगर गरीब कमजोर राष्ट्र है, भुगतान संतुलन में दिक्कत आ रही है, जैसे श्रीलंका का आप क्राइसिस सुने होंगे कि श्रीलंका संकट था, उसके पास पैसे ही नहीं थे, व्यापार करने के लिए पैसे नहीं, वस्तु मंगाने के लिए पैसे नहीं। अगर भुगतान संतुलन में कोई समस्या आ रही थी, उसका निपटान करने के लिए IMF था, मतलब इस संगठन का गठन हुआ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ। 3 अलग अलग संगठन का गठन हुआ। यही है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। अगर पूछता है एग्जाम में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन क्या है, तो आपको बोलना है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है जिसमें 3 अलग अलग संगठनों की स्थापना हुई है। बाद में यही ITO गेट बना और गेट के बाद में WTO बना। एक लंबा सफर तय किए हैं तीनों संगठन। हालांकि इन दोनों का ढांचा तो जस के तस है, लेकिन इसमें काफी सारे बदलाव आए हैं और इसका WTO का एक लंबा सफर है, तो उसी पे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है ट्विन क्या है, ब्रेटन वुड्स ट्विन या वाशिंगटन ट्विन क्या है। तो वाशिंगटन जब ट्विन पूछेगा तो आपको क्या बोलना है? वर्ल्ड बैंक और IMF। ओनली ब्रेटन वुड्स सम्मेलन पूछे तो 3 बताना है आपको। अंत में ITO इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हो गई और बाद में इसका नाम पड़ा गेट। गेट 1947 में। WTO से पहले जो WTO था उससे पहले गेट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, पूरा नाम लिखना है
जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, अर्थात क्या है, एक समझौता है। किस चीज का समझौता है? तो व्यापार को लेके और टैरिफ को लेके, अर्थात व्यापार व टैक्स, इसको लेके एक समझौता हुआ। और गेट नामक एक संगठन का स्थापना 1947 में होता है। गेट लंबा सफर तय करता है, अंत में 1995 1 जनवरी 1995 को गेट बिकम WTO, गेट से सीधा WTO का गठन हुआ। तो गेट के जो भी नियम कानून थे WTO में तो आ गए, लेकिन WTO में और भी कुछ मतलब मामले को इसमें शामिल किया गया। क्या क्या शामिल किया? WTO में वस्तु के साथ साथ सेवा और ट्रिप्स, एक शब्द आता है ट्रिप्स, इसका पूरा नाम है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इस चीज को भी ध्यान से देखिए, लिख लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं। ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, अर्थात ट्रेड से संबंधित एक बौद्धिक संपत्ति, बुद्धि की उपज। बौद्धिक संपत्ति क्या? कि बुद्धि की कोई उपज है, कोई ट्रेड सीक्रेट है, कोई फिल्म है, कोई कहानी, कोई उपन्यास है, कोई मूवी है। जो ब्रेन है, ब्रेन की एक सोच है, ब्रेन एक बुद्धि के रूप में है, ब्रेन एक संपत्ति के रूप में है। तो मस्तिष्क की जो उपज है उसको शामिल कर लिया गया WTO में। तो अब 3 चीज शामिल है। देखिए गेट में ओनली क्या शामिल था? इसमें सिर्फ ट्रेड शामिल थे, व्यापार। किस चीज का व्यापार? वस्तु का। जो गेट था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ओनली वस्तु से संबंधित था। जो भी फिजिकल फॉर्म में वस्तु दिखाई दे रही थी उसी से संबंधित गेट था। अन्य मामले को गेट नहीं देखता था। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जो फिजिकल फॉर्म में नहीं रहती है। जैसे अगर मैं वस्तु छोड़ दूं तो इनविजिबल सीन में दिखाई देने वाली वस्तु क्या है? जो नहीं दिखाई देती है वह है सेवा। डॉक्टर का सेवा दिखाई नहीं देता, तो डॉक्टर सर्विस देता है। चिकित्सक जो डॉक्टर है, फिर इसके साथ बैंकिंग सेवा है, फाइनेंशियल सेवा है, टीचिंग एक सेवा है, कंसल्टेंट एक सेवा है, बहुत सारी की सेवा है, ये दिखाई नहीं देती। तो सेवा को भी शामिल किया गया WTO में। तो वस्तु तो ले ही लिया गया गेट से, सेवा को शामिल किया गया और ट्रिप्स को भी शामिल किया गया। ट्रिप्स अर्थात इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को शामिल किया गया। इस तरीके से WTO में 3 अलग अलग चीजों को शामिल किया गया। WTO में सदस्य कितने हैं? 164 सदस्य। लास्ट अफगानिस्तान WTO का सदस्य बना। कुल मिला के इसके सदस्य 164, आपको याद करना है। तो ये है आपका WTO का एक बैकग्राउंड कि है क्या। अब इसका थोड़ा सिद्धांत भी देख लेते हैं कि किस सिद्धांत पे काम करता है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, देश और राष्ट्र, सब एक सिद्धांत पे काम करते हैं। उनका खुद का सिद्धांत, कानून, नियम, प्रक्रिया रहता है। तो थोड़ा सा इसका सिद्धांत देख लेते हैं WTO का। प्रभावशाली संगठन है इंटरनेशनल लेवल पे, बहुत से देशों के वस्तु व्यापार को प्रभावित करता है। ये इसका एक डिसीजन किसी भी राष्ट्र को बहुत बुरी तरीके से या तो प्रभावित कर सकता है या तो समर्थन दे सकता है। तो WTO का सिद्धांत है, क्या नियम क्या है WTO का? बोल रहा मात्रात्मक प्रतिबंध वस्तु और सेवा पे समाप्त करना। मात्रात्मक प्रतिबंध या कोटा सिस्टम। ध्यान से देखिए, ये क्या है? क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन है या कोटा। कोटा किस चीज का होगा? तो वस्तु सेवा का। तो वस्तु या सेवा का कोटा को समाप्त कर देना। कोई भी राष्ट्र कोटा नहीं लगाएगा कि आप इतने ही सामान भेजेंगे, ये तो फिक्स हो जाएगा। मान लेते हैं कि आपको सिर्फ 5 ही जूता देना है सामान के रूप में, तो 5 नहीं, आपका मर्जी है कितना भेजे, कितना अगला देश ले। तो कोटा सिस्टम को समाप्त करना। सेकेंड नंबर पे बोल रहा है कि जो भी रहते हैं इसके मेंबर, वो एक दूसरे को टैरिफ में मतलब जो भी टैरिफ लग रहे हैं उसको समाप्त करेगा। मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा भी देगा। टैरिफ क्या? कर, कर को समाप्त करना। ऐसा ना करे कि एक राष्ट्र A है और ये B है, ये दे, मान लेते हैं कोई वस्तु भेज रहा है या सेवा दे रहा है,
ये एक्सपोर्टर है ये कंट्री और बी इंपोर्टर है। तो बी ने इस पे क्या किया, ये वस्तु भेज रहा है और बदले में टैरिफ इसने 20% लगा दिया। पुनः जब बी सामान बेचता है वस्तु ए को, तो ए क्या कर रहा है, इस पे तो 10% टैक्स ले रहा है। तो इस तरीके से एक 20% टैक्स लगा रहा है, एक 10% टैक्स लगा रहा है। डब्ल्यूटीओ सीधा बोल रहा है नहीं, टैरिफ सिस्टम समाप्त करो, कोई टैक्स फैक्स कुछ नहीं लगेगा, वस्तु का निष्पक्ष और फ्री ट्रेड हो, कोई भी टैक्स सिस्टम टैरिफ सिस्टम न रहे। थर्ड नंबर पे मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा, ये अहम पहलू है, मोस्ट फेवर्ड नेशन। इसमें क्या है नो, देखिए मोस्ट फेवर नेशन में कि एक राष्ट्र या कुछ राष्ट्र क्या करते हैं, आपस में मिलकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं। अभी इससे पहले वाले वीडियो में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बताया था आपको कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, भारत 13 देशों के साथ या क्षेत्रों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है। तो कुछ 13 देश हैं, इन्होंने मिलकर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया कि आपस में तो कोई टैक्स नहीं लगा रहे हैं, लेकिन डब्ल्यूटीओ के तो 164 देश हैं। अब बाकी जो कंट्री बच जा रहे हैं उस पर ये लोग टैक्स लगा रहे हैं। 13 देश मिलके बाकी जो कंट्री बच रही है उस पर टैक्स लगा दे रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं चलेगा। डब्ल्यूटीओ कहना है कि सभी राष्ट्र जो एक दूसरे के साथ जैसा भी सिस्टम बना रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, बिल्कुल सेम सिस्टम बनाएंगे, ट्रेड में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। अगर भेदभाव होगा तो मोस्ट फेवर नेशन का उल्लंघन माना जाएगा। तो मोस्ट फेवर नेशन वो है कि जिसमें टैरिफ न लगाना, सबके साथ समान बर्ताव करना। इसका एक अन्य क्लाउज है, मतलब एक और नियम बोल रहा है कि राष्ट्र के बीच समानता का सिद्धांत है, राष्ट्र समानता सिद्धांत। तो नेशनल इक्वालिटी थ्योरी भी है। इसमें क्या है, जो नेशनल इक्वालिटी थ्योरी है इसमें बोल रहा है कि अगर भारत मान लेता हूं एक देश है और चीन है एक साइड, तो भारत का एक तो घरेलू क्षेत्र है और एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है। मतलब दो तरीके का भारत में बाजार है, एक तो डोमेस्टिक मार्केट है, भारत के पास खुद का भारत के अंदर बिकने वाला वस्तु, एक इंटरनेशनल लेवल पे बिकने वाला वस्तु जो एक्सपोर्ट कर रहा है भारत। पुनः चीन का भी दो बाजार है, या तो डोमेस्टिक बाजार है या तो इंटरनेशनल बाजार है। तो दोनों देश के तो दो दो अपने अपने बाजार हो गए। अब इसमें क्या हो रहा है कि चीन ने अपने डोमेस्टिक जो भी बाजार था, इसका घरेलू बाजार, यहाँ पे सामान सस्ता दे रहा है। तो डोमेस्टिक बाजार में सामान सस्ता दिया और इंटरनेशनल बाजार में क्या कर रहा है, भेदभाव कर रहा है। तो बोल रहा है डब्ल्यूटीओ ऐसा नहीं होना चाहिए, राष्ट्र के साथ समान बर्ताव होना चाहिए। अगर भारत से चाइना सामान जा रहा है तो इस पर टैक्स फैक्स तो कुछ नहीं लगाना है आपको। और दूसरा है कि डोमेस्टिक बाजार में आपका जो प्राइस पे सामान बिक रहा है या जो भी आप नियम कानून लगा रहे हैं व्यापार वस्तु को लेके या व्यापार को लेके, उसके साथ भी लगाएंगे। तो आयातित वस्तु के साथ कोई भेदभाव नहीं करना। सीधा सा एक लाइन में अगर मैं बोलूं राष्ट्र इक्वालिटी का थ्योरी क्या है, तो आयातित वस्तु के साथ भी इक्वालिटी दिखाना। आप सुने होंगे दूसरे देश में चले जाएं तो विदेशी फॉरेनर है, ये आदमी फॉरेनर है, विदेशी है, तो उसके साथ तो दुनिया भर का भेदभाव हो रहा है क्योंकि पार्टिकुलर कंट्री का नागरिक नहीं है। लेकिन डब्ल्यूटीओ ये बोल रहा है कि ठीक वस्तु के साथ भी ऐसे ही हो। आप ये नहीं बोल सकते कि आयातित वस्तु है या डोमेस्टिक वस्तु है, सबके साथ इक्वालिटी का व्यवहार, सबको समान मार्केट एक्सेस का अधिकार है। वस्तु जो है उसको बाजार, चाहे वो इंटरनेशनल बाजार हो डोमेस्टिक बाजार हो, इक्वालिटी का प्रदर्शन करना होगा, अदरवाइज एक्शन लिया जाएगा। तो ये 4 प्रिंसिपल है, इसका यही आधारभूत है जिसके तहत इसकी नींव खड़ी है। कुल मिला के मैं बोलूं तो प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, क्वालिटी को बढ़ावा देना और स्वतंत्र मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। कुल मिला के अगर कंक्लूजन देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, समझेंगे, तब आपको यही सारांश निकलेगा 4 चीज कि कंपटीशन बढ़ाना है। जिसमें अधिक कंपटीशन का क्षमता है वो अधिक बाजार प्राप्त कर लेगा, जिसमें कंपटीशन की क्षमता कम है, जिसका प्रोडक्ट घटिया है, वो बाजार से आउट हो जाएगा। पुनः स्वतंत्र और मुक्त व्यापार की कोई भी रोक टोक नहीं, ना तो सरकार रोक टोक करे ना तो निजी कंपनी रोक टोक करे, किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं हो सकता इंटरनेशनल ट्रेड में। वो ट्रेड किसी का भी हो, वस्तु हो या सेवा हो या ट्रिप्स हो। तो इस तरीके से एक डब्ल्यूटीओ का सिद्धांत है।
अब थोड़ा करंट में आ जाते हैं। मुद्दा क्या है, मामला क्या है? मामला जो है अभी जो करंट में है ये तो मैं बताऊंगा। इससे पहले एक चीज समझिए आप WTO का, कि समय समय पे इसमें नए नए इशू मुद्दे जो हैं वो आते रहते हैं इसके सामने। नए नए जैसे जैसे बाजार में प्रोडक्ट वस्तु सेवा आती है वैसे वैसे WTO का वह वस्तु या सेवा हिस्सा बन जाती है। उस मामले पे हमेशा नियम कानून इंटरनेशनल लेवल पे बनने लग जाते हैं। यह डिस्कशन वाद विवाद होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। तो बायोटेक्नोलॉजी एक नया चीज है, मॉडर्न जो साइंस इसकी देन है कि अगर नया बीज बनाना हो, फसल बनाना हो या जीव बनाना है तो बायोटेक्नोलॉजी तो मस्ट है आज के डेट में। अगर इससे बना हुआ प्रोडक्ट है तो फिर कैसे होगा? तो बायोटेक्नोलॉजी को WTO में शामिल कर लिए। पुनः ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स का जन्म कब हुआ? जब अभी लेटेस्ट मोबाइल आई 3G 4G 5G जब से आ रही है। इससे पहले ई कॉमर्स नहीं होते थे, तो ई कॉमर्स को फिर से शामिल कर लिया गया। मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी नए नए मुद्दे आते हैं वस्तु और सेवा को लेके वो WTO के हिस्से बनते रहते हैं। जैसे यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी हो, ई कॉमर्स हो, अभी सेमीकंडक्टर का दौर चल रहा है तो सेमीकंडक्टर है। फिर अभी और दौर चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके चलेगा। कंप्यूटर, तो कंप्यूटर वो हिस्सा बन जाएगा इसका। तो ये सही है। WTO में अब लेटेस्ट जो मुद्दा है जिस पे डिस्कशन होने वाला है राष्ट्रों के बीच, गर्मा गर्मी और नोक झोंक चलेंगे, वो है कुछ इशू मुद्दे। कौन कौन से मुद्दे पे कंट्री जो है WTO के मंच पे भी दो हिस्सों में बढ़ जाती है, अर्थात एक समर्थन करने वाला है, एक विरोध करने वाला है। तो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग, सरकार कितना खरीद सकती है सामान? सरकार सामान खरीदती है अपने अपने कंट्री में। हर देश की सरकार क्या कोशिश करती है कि अपने उद्योगों को प्राथमिकता दिया जाए, संरक्षण दिया जाए, उनसे सामान खरीदा जाए, अपने उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। तो एक तरीके से ये क्या है? पब्लिक स्टॉक होल्डिंग है। फिर कृषि को सब्सिडीज देती है। अब कृषि को सब्सिडीज दे रही है, अलग अलग तरीके से सब्सिडीज दे रही है। यूरिया पे सब्सिडीज, डीजल पे सब्सिडीज है, पानी पे सब्सिडीज है, एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडीज दे रही है। अगर इसी तरीके से सब्सिडीज दिया जाए तो कौन सब्सिडीज दे सकता है? जैसे अमेरिका और ब्रिटेन, इनके पास बहुत पैसा है, या जापान। जिन कंट्री के पास अधिक पैसा है वो तो अपने कृषि बाजार को अधिक से अधिक सब्सिडीज दे सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बात कर लूँ चावल का, गेहूं की ही बात कर लेते हैं। गेहूं भारी मात्रा में US या ब्रिटेन अपने गेहूं को क्या कर रहे हैं? सब्सिडीज दे रहे हैं। अब सब्सिडीज इतना दे रहे हैं कि किसान को अपने साइड से कुछ भी पैसा नहीं लगाना है, सब सरकार लगा दे रही है। खेत जो भी फसल हो, उपकरण हो, सब सरकार अवेलेबल करा दे, एक तरीके से सब्सिडीज है। तो गेहूं का रेट इंटरनेशनल बाजार में इतना चल जाए कि भारत कंपटीशन ही न कर पाए। तो भारत के पास उतना पैसा नहीं है, विशाल जनसंख्या है, ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग यहाँ पे मोस्टली अधिक है। तो भारत का जो भी गेहूं है ये कंट्री है तो इंटरनेशनल बाजार में कंपटीशन नहीं कर सकता, आउट हो जाएगा इंटरनेशनल बाजार में। भारत का गेहूं का बाजार छिना जाएगा इंटरनेशनल बाजार में, और रिजल्ट है कि गेहूं भारत में आने लग जाएंगे क्योंकि सस्ते पड़ेंगे। तो कृषि सब्सिडीज ये मुद्दे हैं। इसके बाद है मछली का एक अलग से उद्योग, मछली की इंडस्ट्री के रूप में फिशरी इंडस्ट्री शामिल कर लिया जा रहा है। इस पर विवाद होने वाले हैं। भारी मात्रा में फिर से मछली या जहाज हो, नेट हो, मछुआरे उनको सब्सिडीज देना, बाजार को विकृत करना। सब्सिडीज क्या करता क्या है? कुल मिला के सब्सिडीज बाजार को विकृत कर रहा है। जितना अधिक सब्सिडीज मिलेगा बाजार उतना अधिक विकृत होगा। सब्सिडीज देगा कौन? हमेशा से विकसित राष्ट्र जिनके पास पैसा हो, वर्ल्ड बैंक जिनके कब्जे में हो, जिनके पास WTO कब्जे में हो, जिनका ट्रेड पूरी तरीके से कंप्यूटर सूचना संचार टेक्नोलॉजी जिनपे के पास दबदबा है, तो बाजार पर उनका दबदबा रहेगा। यही सब्सिडीज है एक तरीके से। अब चाइना आ गया है, जब से चाइना का उभार हुआ है तब से तो वेस्टर्न कंट्री चाइना से डरते हैं इस मामले को लेके, सब्सिडीज को लेके। और इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को लेके।
इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हो रहे हैं क्रॉस बॉर्डर, इसमें डालना है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्रॉस बॉर्डर, अर्थात विदेशों से पैसा आ रहा है जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए भारत के जो लोग रहते हैं खाड़ी देश में अधिक रहते हैं, तो खाड़ी देश में 70 लाख से अधिक इंडियन रह रहे हैं, फंड भेज रहे हैं भारत में। कहाँ भेज रहे हैं फंड? भारत में। उस पर टैक्स लगाने का मामला है। भारत नहीं चाहता है कि टैक्स लगे। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जो हो रहे हैं इस पे टैक्स का जो मामला आ रहा है इसको समाप्त करना, ये टैरिफ बोलिए, टैक्स या टैरिफ, इसको समाप्त किया जाए। कुछ ऐसे ही मामले हैं। और भी मामले हैं कि क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर, तो क्रॉस बॉर्डर डाटा ट्रांसफर। देखिए डाटा जो ट्रांसफर हो रहा है एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में, जिस पे सरकार टैरिफ लगाती है, एक तरीके से टैक्स लगा रही है, तो ये भी मामला है, इसको भी शामिल कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां, देश चाहती है कि WTO में ये भी मामला शामिल हो। कुल मिला के नए नए मामले दिख रहे हैं इसमें शामिल होते हुए। अब चाइना का एक अलग से मामला है, वह है IFD। ये है चाइना का मामला। चाइना जिसको हर कंडीशन पे WTO में डालना चाहता है, इसको लेके भारत और अमेरिका काफी सचेत हैं, नहीं चाहते हैं IFD किसी भी तरीके से या चाइना का किसी भी तरीके से कोई भी नियम कानून WTO के अंदर आए या WTO पे चाइना कब्जा करे, दबदबा बनाए। तो बात करते हैं हम IFD का। ये सारे तो चल रहे हैं, मामला सुलझ जाएगा, कोई विशेष नहीं है, तो समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ये वाला मामला काफी चर्चा में होने वाला है। 2017 से मामला चल रहा है और उम्मीद है कि अबू धाबी में शायद इसको शामिल कर लिया जाए। देखिए IFD पूरा फुल फॉर्म क्या है, तो बोलेंगे इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट। अभी मीटिंग कौन से चलने वाली है? 13वां मंत्री स्तर सम्मेलन। किसका? WTO का। कहां पे चलने वाले हैं? तो अबू धाबी। कहां पे है अबू धाबी? UAE इसकी राजधानी है। इसका मतलब है पहले से 12 राउंड हो चुके हैं और यही राउंड है जो मैं आपको बता रहा हूं कि पहले से ही काफी सारे मामले जो भी हैं वो शामिल किए गए हैं। देखिए हर 2 साल में एक कॉन्फ्रेंस होना है मंत्री स्तर का। हर 2 ईयर में क्या करना है, एक कॉन्फ्रेंस होता है मंत्री स्तर का। ये अभी जो होगा कल होगा, 13वां मंत्री स्तर सम्मेलन होने वाला है अबू धाबी में। तो अपने अपने देश के वाणिज्य मंत्री शामिल होंगे, मिनिस्ट्री लेवल का कॉन्फ्रेंस है, तो जो भी व्यापार और वाणिज्य से संबंधित मंत्री हैं वो शामिल होंगे 164 राष्ट्रों के। यहाँ पे बात करते हैं हम इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट। ये है क्या? देखिए एक नाम आ रहा है, निवेश से संबंधित सुविधा देना। सिंपल भाषा में बोलूं मैं तो निवेश को लेकर सुविधा देना। इन्वेस्टमेंट को लेके सुविधा देना। इन्वेस्टमेंट पे कोई भी रोक टोक प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट जो होता है, अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है तो उसी तरीके से सेम इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का भी कानून प्रक्रिया प्रशासन होना चाहिए। निवेश में क्यों भेदभाव? पहले एक साइड करिए चीन का क्या कहना है। देखिए ये जो ला रहा है IFD, ये चीन है, चीन समर्थित कंट्री इसका समर्थन कर रहे हैं। तो चीन चाह रहा है कि निवेश में किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो। जो निवेश है वो घरेलू निवेश हो या विदेशी निवेश हो, सबको एक साथ व्यवहार करना। घरेलू निवेश या फिर क्या करना है, विदेशी निवेश। एक समान हो, कोई भेदभाव ना। पुनः जो निवेश से संबंधित प्रशासनिक जो भी सुविधा है उसको मिले
अर्थात अगर बाहर का इन्वेस्टमेंट भी है तब भी उसको प्रशासनिक सुविधा सेम मिलनी चाहिए। अगर इस प्रावधान को अपना लिया गया WTO में तो चाइना का कहना है कि निवेश के कारण बड़ी बड़ी जो भी हैज फंड हो या सोवरेन वेल्थ फंड हो, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत सारे मैनेजमेंट करने वाली कंपनियां हैं, पैसे को लेके म्यूचुअल फंड है, पेंशन फंड है, सोवरेन वेल्थ फंड है, ये सब क्या करेगी, किसी भी देश में पैसा लगाएगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा। चाइना चाह रहा है, और चाइना के साथ सोवरेन वेल्थ फंड जो विदेशी कंपनियां रहती हैं, इनके पास बहुत पैसा है, निवेश करने वाली इन्वेस्टमेंट कंपनियां, बहुत पैसा है, बिलियन बिलियन ट्रिलियन रुपए रहते हैं इनके पास, तो ये निवेश करना चाहते हैं। लेकिन निवेश में बहुत सारी बाधाएं आती है, किसी भी राष्ट्र में निवेश करना चाहते हैं। जैसे भारत में निवेश को लेकर हमेशा मामला क्या रहता है, भारत में कोई भी निवेश करना चाहता है कंपनी, मान लेता हूँ ABC जैसी कंपनियां निवेश करना चाहती है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, अब निवेश करिए तो रिटर्न चाहती है, लेकिन भारत में क्या बोला जाता है, रेड कॉर्पोरेट है, रेड कॉर्पोरेट अर्थात लाल फीताशाही है। यहाँ पे जो प्रशासन है, कानून और नियम, ये सब बाधा आते हैं, इसी कारण से ये इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। रिजल्ट ये है, भारत में कम इन्वेस्टमेंट होता है। तो चाइना के पास तो बहुत पैसा है, वर्ल्ड में सबसे अधिक इसी के पास एक तरीके से फॉरेन एक्सचेंज फंड है, तो परचेस पावर में भी ये अमेरिका से आगे हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वर्ल्ड की एक सुपर पावर है फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के मामले में चाइना। अब इसके पास इतना निवेश है, इस निवेश को कहीं ना कहीं डालना चाहता है, लेकिन डाले कैसे, तमाम कंट्रियां इस पर प्रतिबंध लगाती है, या चाइनीज कंपनी हो तो इस पर प्रतिबंध लगाती है। ऐसे में चाइना कुछ देशों को साथ लेके, चाइना क्या करे तो कुछ देशों को लेके ग्रुप बना ले और प्रस्ताव लेके आए, कहाँ, WTO में। इसी को बोल रहा है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट, और नाम दे रहा है कि विकासशील राष्ट्रों का क्या होगा, उत्थान होगा, विकास होगा, उनके पास पैसे आएंगे। तो चीन प्लस चीन के समर्थक देश, अब इधर समझिए भारत का क्या कहना है। भारत का कहना है कि WTO निवेश से संबंधित कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। पहली बात, WTO का काम सिर्फ ट्रेड को देखना है, व्यापार को देखना है। अब व्यापार देखिए ना, इन्वेस्टमेंट क्यों देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए तो अलग अलग एजेंसियां बनी हुई है इंटरनेशनल लेवल पे, वो देखेगी। तो भारत का कहना है WTO क्या करेगा, वो व्यापार से संबंधित एक ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा पूरा है घरेलू, जो इसका निवेश से संबंधित नीति है, घरेलू निवेश नीति, ये बुरी तरीके से प्रभावित होगी। अर्थात भारत में जो इन्वेस्टमेंट करने वाले, मतलब घरेलू लेवल पे बहुत सारी कंपनियां, फाइनेंस कंपनी है, म्यूचुअल फंड कंपनियां इन्वेस्टमेंट करते रहती है भारत के अंदर, ये बुरी तरीके से प्रभावित होगी। इवन बैंक प्रभावित हो सकते हैं, इंश्योरेंस जैसी कंपनियां प्रभावित हो सकती है। तो भारत का जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है वो प्रभावित होगा। पुनः भारत बोल रहा है कि समय समय पर विकसित राष्ट्र क्या करते हैं, कभी श्रम का मुद्दा WTO में लाते हैं, WTO में कभी लेबर रिफॉर्म, श्रम का मुद्दा डाल देते हैं, कभी पर्यावरण का मुद्दा डालते हैं, कभी जलवायु का मुद्दा डाल रहे हैं, कभी लिंग। देखिए यहाँ पे थोड़ा और समझिए इसको, भारत हमेशा से ऐसे चीजों का विरोध करता है जिसके आधार पे जो ऑर्गेनाइजेशन बनी, अर्थात कुछ नियम कानून पे कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी है। भारत का इंटरनेशनल छवि है, हमेशा से कानून का समर्थन करने वाला राष्ट्र है, प्रक्रिया नियम का पालन करने वाला राष्ट्र है भारत। अगर ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो नियम कानून से बाहर जाती है, हमेशा से भारत उसका विरोध करता है, वो भारत की फितरत में है हमेशा से। तो भारत क्या बोल रहा है कि जो भी राष्ट्र हैं, विकसित राष्ट्र हैं, या जिनके पास अधिक पैसा रहता है, वो कभी श्रम का मुद्दा WTO में डालते हैं, कभी पर्यावरण का मुद्दा डालते हैं, कभी लिंग से संबंधित मामला डाल देते हैं, कभी जलवायु का मामला डाल देते हैं, कुछ ना कुछ नया डाल देते हैं। हम नया डाल रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट निवेश का मामला डाल रहे हैं। अब WTO बनाए किस लिए हैं, भारत का कहना है कि आप WTO किस लिए बनाए हैं, मजाक बना के रख दिए हैं आप WTO का। जो बनाना चाहिए, जिसके लिए होना चाहिए, वो तो कर नहीं रहे आप, और जिस चीज के लिए नहीं है, बेकार अनाप शनाप के मुद्दे आप WTO में लेके आ रहे हैं। तो भारत इसका अपोज कर रहा है, IFD का हर तरीके से चाहता है कि ना हो। सेकेंड, भारत का ये भी कहना है
कि ये जो चीन ला रहा है, या चीन के समर्थन वाले देश लेके आ रहे हैं, ये बैक तरीके से ला रहे हैं, कानून प्रक्रिया अर्थात पीछे का द्वार, पीछे द्वार से ला रहे हैं। जबकि WTO में किसी भी मुद्दे को लाने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, एक प्रोसेस है। पहले आप एक प्रोसेस से तो गुजरिए, उसके बाद जाके मामला को देखा जाएगा। लेकिन सीधा लेके आ जा रहे हैं आप। कैसे लेके आ जा रहे हैं? सामने से, अर्थात मैं सीधा जाके प्रधानमंत्री को लेटर दे दूं, मेरे पास कोई समस्या है तो मैं सीधा देश के प्रधानमंत्री को लेटर दूं। मैं उससे पहले जाके कलेक्टर को ना दूं, कमिश्नर को ना दूं, मुख्यमंत्री को ना दूं, सीधा प्रधानमंत्री को लेटर दे दूं। तो भारत ये भी बोल रहा है प्रक्रिया से पहले आप गुजर तो लीजिए। थर्ड नंबर पे एक चीज ये समझ लीजिए कि इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट, ये पास होगा कि नहीं होगा, तो भारत का इसमें कहना है कि 164 राष्ट्रों में से 120 राष्ट्र का समर्थन की जरूरत है। WTO में किसी भी मुद्दे को अगर बहुमत चाहिए, उस प्रस्ताव को पास करना है, समझौते को पास करना है, तो 164 राष्ट्रों में से 120 राष्ट्र के समर्थन की जरूरत पड़ती है। तो इतना कहाँ से लेके आएगा ये चीन? और चीन समर्थित कंट्री कितने हैं? चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे राष्ट्र, मालदीव जैसे राष्ट्र मिलके भी 120 का बहुमत नहीं इकट्ठा कर सकते, क्योंकि भारत के साथ साथ अभी US भी खड़ा है और भी फेवर करेंगे इसको। और भारत का विकासशील राष्ट्र में एक मजबूत पकड़ है, चाइना से अधिक मजबूत पकड़ विकासशील राष्ट्र में भारत का है, भारत की छवि है। तो ये तो ऐसे ही पास नहीं हो सकता जब तक भारत ना चाहे। तो कुछ ये मामला है इन्वेस्टमेंट को लेके। आगे देखते हैं कि पास होता है कि नहीं होता है अबू धाबी में, और क्या कंक्लूजन निकलते हैं। अब सवाल है थोड़ा सा भारत चाइना का इन्वेस्टमेंट संबंधित मामले को देख लेते हैं। पर्सनल बाइलेटरल लेवल पे चीन का किस तरीके से रवैया है इन्वेस्टमेंट को लेके, और भारत क्या सोचता है। देखिए चीन जो भी निवेश करता है कंपनी में या कंपनी के जरिए, मान लेते हैं चाइना भारत में निवेश कर रहा है, तो भारत में निवेश कर रहा है किसी कंपनी के जरिए, कोई चाइनीज कंपनी है वो भारत में निवेश करती है, तो क्या करती है? सेंधमारी करती है। सेंधमारी अर्थात जासूसी का काम करती है। चाइनीज कंपनी हमेशा से जासूसी का काम कर रही है। फिर क्या कर रही है? धोखाधड़ी करती है। धोखाधड़ी करती है, गबन करती है, टैक्स की चोरी, देश की एकता अखंडता को खतरा में डालना। एकता अखंडता, ये अगर चाइना इन्वेस्टमेंट करता है किसी भी कंपनी में भारत के अंदर, या अपनी कंपनी के जरिए भारत में कराता है चाइनीज इन्वेस्टमेंट, इसको लेके हमेशा सिर्फ भारत नहीं अमेरिका भी सतर्क रहते हैं, और हर राष्ट्र सतर्क रहती है। क्यों रहती है? मामला हमेशा इसी चीज का रहता है कि वो सेंधमारी करती है, सरकार की एजेंसियों में जासूसी करने का काम करती है, विभिन्न प्रकार के रक्षा से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित, मिलिट्री से संबंधित डेटा को चोरी करती है, या धोखाधड़ी करती है। जो भी चाइनीज इन्वेस्टर रहते हैं वो पब्लिक के साथ धोखाधड़ी करते हैं, भारी मात्रा में पैसा कलेक्शन कर लेते हैं, गबन करते हैं, टैक्स की चोरी अलग से करता है। तो देश का जो फाइनेंशियल इंटीग्रिटी है, वित्त अखंडता, एकता, संप्रभुता खतरे में चला जाता है। और अंत में होता है क्या? इन सबसे ब्लैक मनी का जन्म होता है। जब ब्लैक मनी का जन्म होता है तो अंत में आतंकवाद का जन्म होता है। अंत में पाकिस्तान जैसे राष्ट्र, ईरान जैसे राष्ट्र, नॉर्थ कोरिया का जन्म होता है। सारे पैसे से जन्म ले रहे हैं। किस पैसे से जन्म ले रहे हैं? ये चीन के जरिए। जब ये सब सारा चीज करता है तो देश की एकता अखंडता तो खतरे में है भारत की। इसके अलावा क्या है? ब्लैक मनी का जनरेशन हो रहा है। जब ब्लैक मनी का जनरेशन है तो आतंकवाद, ऑर्गेनाइज क्राइम, फिर इस तरीके का जब जन्म होता है तो पाकिस्तान जैसे राष्ट्र बन जाते हैं, ईरान या नॉर्थ कोरिया जैसे राष्ट्र बनते हैं। तो कुल मिला के चीन के इन्वेस्टमेंट को लेके और उसके पैसे को लेके सिर्फ भारत नहीं अमेरिका भी सतर्क है। कई तरीके के इस पे प्रतिबंध लगे रहते हैं। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं, WTO में ड्यूटी और काउंटर वैली शॉर्ट में थोड़ा सा
शब्द आता है। देखिए ड्यूटी है, डंपिंग और काउंटर वेलिंग। ड्यूटी तो टैक्स है एक तरीके से, कि आप जो भी सेवा दे रहे हैं, वस्तु दे रहे हैं, उसके बदले में एक टैक्स लगा दिया जाए, तो ड्यूटी नॉर्मल भाषा में टैक्स ही है। देखिए डंपिंग क्या होता है, दो राष्ट्र कर लेता हूं मैं, ए और बी। ए जो है सस्ता सामान दे रहा है बी को। क्यों दे रहा है सस्ता सामान? बिकॉज सब्सिडीज के कारण। ए क्या कर रहा है, अपने देश में जो भी उद्योग धंधे हैं, उस उद्योग धंधे को भारी मात्रा में सब्सिडीज देता है। सब्सिडीज देने के कारण इसके देश में वो सामान बहुत ही सस्ता रहता है। अर्थात ए में क्या है, सामान सस्ता है, बहुत ही चीप कॉस्ट है यहाँ पे। और बी कंट्री में क्या कर रहा है, तो सामान एक साथ, जब सस्ते सामान है तो उसकी भरमार कर दे रहा है, डंप कर दे रहा है। एक बार में ट्रक बाई ट्रक, जहाज भर भर के सामान बी देश में पहुंचा रहा है। वस्तु और सेवा को, वस्तु ही लिया जाता है, तो वस्तु को पहुंचा रहा है भर भर के सामान, ओनली सब्सिडीज के कारण। से बोला जाता है डंपिंग। जैसे चीन का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भारत में हर जगह आपको दिखेगा। पहले क्या था, जब सरकार जब तक सचेत नहीं थी, उससे पहले जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान दिखाई दे रहे थे, घर का लाइट हो, ट्यूबलाइट हो, छोटे छोटे बल्ब हो, दिया हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो भी दिख रहे थे सब चाइनीज। क्यों? चाइना भारी मात्रा में सब्सिडीज दे रहा था अपने उद्योग को। इससे वो क्या कर रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था दूसरे देश में। और भारत जैसा एक विशाल मार्केट उसको मिल गया था, जहाँ पे वस्तु की डंपिंग कर रहा था, इलेक्ट्रॉनिक सामान की। तो चाइनीज प्रोडक्ट का भारत में डंपिंग होने लगा। ये काउंटर वेलिंग क्या है? अब बी क्या करे, बी ए पे काउंटर वेलिंग लगा है। अगर आप सब्सिडीज दे रहे हैं, ए सब्सिडीज दे रहा है, तो बी रिटर्न में जितना सब्सिडी दे रहा है उतना ही काउंटर वेलिंग एक ड्यूटी लगा दीजिए। तो डंपिंग पे क्या हुआ था, सब्सिडीज दे रहा था एक राष्ट्र, बदले में जितना सब्सिडी दिया उतना ही टैक्स लगाना काउंटर वेलिंग है, अर्थात प्रतिक्रिया देना। तो ये है काउंटर वेलिंग टैक्स की सब्सिडीज। मान लेता हूं चीन ने दिया अपने उत्पाद पे 10% सब्सिडीज दिया, चीन 10% सब्सिडीज दे रहा है अपने उत्पाद पे, भारत क्या करे 10% टैक्स लगा दे, तो कुल मिला के दोनों बराबर हो जाते हैं, दोनों जीरो हो जाते हैं। यही है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो डंपिंग काउंटर वेलिंग ड्यूटी कभी कभी पूछ लेता है। ये डब्ल्यूटीओ से जुड़ा हुआ मामला है। डब्ल्यूटीओ पूरी आज़ादी दिया हुआ है। अगर कोई राष्ट्र किसी राष्ट्र में डंपिंग कर रहा है, वस्तु का भरमार कर रहा है, सस्ते दाम पे बेच रहा है, तो बदले में काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा दे वो राष्ट्र उतने ही पे, ताकि सब्सिडीज उसका निस्तानाबूद हो जाए, इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। यह है आज का वीडियो डब्ल्यूटीओ को समर्पित, इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर है। बने रहिए टू डू आईएएस में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।